Good evening, everyone. चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं बोलना चाहती हूँ कुछ जो अनभक्त हैं उनको ये बोलना चाहती हूँ कि खोए हुए हम खुद हैं और ढूंढ भगवान को रहे हैं। ज़रा गौर कीजिएगा, खोए हुए हम खुद हैं और ढूंढ भगवान को रहे हैं। चलिए अभी और एक दो बातें मैं बोलना चाहती हूँ कि जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश में केंद्र सरकार जो बीजेपी की है हमारी केंद्र में, उसी तरीके से हिमाचल प्रदेश में भी राज्य सरकार बीजेपी की है, यानी कि वहाँ पे बीजेपी की गवर्नमेंट है। और वहाँ के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं हिमाचल प्रदेश के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। कारण ज़रूर जानना चाहिए। मुझे भी बड़ा आश्चर्य हुआ कि केंद्र में उनकी सरकार है और राज्य में भी उन्हीं की सरकार है, फिर उनको ऐसी क्या नौबत आ गई कि उनको इस्तीफा देना पड़ेगा। बाद में मुझे वजह पता चली कि वो हेल्थ डायरेक्टर के साथ फ़ोन में वार्तालाप करते हुए उनका ऑडियो वायरल हो गया है, जिसमें कि वो ब्राइब यानी कि घूस मांगते हुए पकड़े गए हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। बीजेपी की जो सरकार है मध्य प्रदेश में, और उसके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं जिनका नाम राजीव बिंदल, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। और जो हेल्थ डायरेक्टर हैं उनके बीच वार्तालाप चल रही थी पीपीई किट के लिए, वही पीपीई किट जो कि आज डॉक्टर्स की को जान बचाने के काम आएगी, क्योंकि वो उसी को इस्तेमाल करके कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ रहे हैं। क्योंकि अगर आप कोविड पेशेंट को देख रहे हैं तो आपका पीपीई किट पहनना बेहद ज़रूरी है। और उस पीपीई किट के खरीद फरोख्त में जो वार्तालाप हो रही थी फ़ोन में, उसके ज़रिए बताया जा रहा है, जो कि मैंने भी न्यूज़ में सुना है और पढ़ा है पेपर में, ई पेपर में, कि जो मिस्टर राजीव जिंदल हैं, जो कि भाजपा के राजीव जिंदल प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो हेल्थ डायरेक्टर जो हिमाचल प्रदेश के हैं उनसे फ़ोन में बात कर रहे थे और 5 लाख रुपए की डिमांड कर रहे थे। पीपीई किट के बदले उन्हें 5 लाख रुपए चाहिए थी। मतलब शर्म आनी चाहिए। मैं विद ड्यू रिस्पेक्ट बोलती हूँ कि शर्म आनी चाहिए। भाजपा की सरकार है। माय रिस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, ज़रा आप इस पर संज्ञान लें कि डॉक्टर्स अभी फ्रंट लाइन वॉरियर हैं। फ्रंट लाइन सोल्जर जो आपका है, जो जैसे कि लद्दाख और चाइना के बीच में, अभी जो चाइना हमें हमारे ज़बरदस्ती यहाँ पे सोच रहा है कि हम कोई पार्क में घूमने चले आए हैं, उस तरीके से जो वो चले आए हैं, जैसे सेना उन्हें मार मार के हमारी भगा रही है, वैसे डॉक्टर्स हैं जो कि कोविड को फाइट कर रहे हैं। और उनको उनका जो अस्त्र है वो है पीपीई किट, और उसके लिए उसकी खरीद फरोख्त में यहाँ पर ब्राइबरी चल रही है, यानी कि लोग इसके लिए कमीशन मांग रहे हैं। वो भी कौन? हिमाचल प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष जो कि बीजेपी के हैं, जिनका नाम राजीव बिंदल है। उनको, और उन्होंने फिलहाल जब उनके ऊपर दबाव हुआ तो उन्होंने पुलिस की दबाव के बाद उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया। लेकिन मैं तो आप लोगों से ये बोलना चाहूँगी कि उनकी भी गिरफ्तारी होनी चाहिए। जहाँ के हेल्थ डायरेक्टर जो है डॉक्टर अजय गुप्ता, जो कि 5 लाख रुपए की जिनकी आपस में जो ये बात चल रही थी, वो गिरफ्तार हो चुके हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ, डॉक्टर अजय गुप्ता ही नाम है शायद, वो हेल्थ डायरेक्टर है हिमाचल प्रदेश के, और पीपीई किट के लिए ब्राइब मांगने और इसके खरीद फरोख्त के बीच में जो कमीशन है उसके लिए मांगने के चक्कर में उनकी अरेस्ट हो चुके हैं, और वो पुलिस थाने में है। उनको इंटरोगेट भी किया गया, और इंटरोगेशन के दौरान उन्होंने ये कहा कि मेरा इससे कोई वास्ता नहीं, मिसलीडिंग आंसर्स दे रहे थे। लेकिन एक्चुअल में जब वो ऑडियो क्लिप वायरल हुई तो सबको पता चल गया कि इन्होंने क्या किया है। तो ये काफ़ी शर्मनाक है। और मैं अपने देश के लोगों से बोलना चाहूँगी कि जागिए। पीपीई किट के लिए खरीद फरोख्त में और देरी की जा रही है, इसलिए डॉक्टर्स को मिल नहीं रहा है, क्योंकि वो पीपीई किट के बदले में 5 लाख रुपए मांग रहे हैं। अब जो दूसरा मैं आपको बताना चाहती हूँ मुद्दा, वो ये है कि आप लोगों को पता होगा कि कुछ मजदूर जो हैं, गरीब हमारे भाई, वो लोग आज दिल्ली से समस्तीपुर आए हैं, वो भी प्लेन से। जी हाँ, उन्हें फ्लाइट से भेजा गया। फ्लाइट से इसलिए भेजा गया है
क्योंकि उनको उन्होंने और फ्लाइट से, क्योंकि अगर आप किसी को रख रहे हैं अपने पास, काम दे रहे हैं हमारे मजदूर भाइयों को, गरीबों को, आप इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लगा के करेंगे क्या? मैं नीतीश कुमार जी से ये बात बिल्कुल डायरेक्ट बताना चाहती हूँ। दिल्ली में इंडस्ट्रीज है, दूसरी जगह पे शहरों में, राज्यों में इंडस्ट्रीज है, हमारे यहाँ नहीं है। तो आप हमारे मजदूरों को धक्के खाते यहाँ घर भिजवाए, रो रो के वो जा रहे हैं। आप वीडियोस देखें, रो रो के वो लोग बोल रहे हैं, और उनके ये बोलने से मुझे इतनी तकलीफ होती है सुनने के बाद, जब वो रो के बोलते हैं कि हम घर जाना चाहते हैं और हम घर नहीं जा पा रहे हैं, और वो मीलों चल रहे हैं। तो आज एरोप्लेन से भेजा गया मजदूरों को, और वो चप्पल में आए हैं, और उन्होंने वादा किया कि नहीं हम वापस जाएंगे। लेकिन जो हमारे गरीब मजदूर भाई जो धक्के खाते हुए आए हैं, जिनको लोग पुलिस बाहर बोलते हैं रो रो के कि बाहर निकले, तो पुलिस डंडे मारती है और बोलती कि घर जाओ। घर कहाँ जाएं, कहाँ जाएं? घर तो हमारा बिहार में है, तो हम कहाँ जाके छुपे? तो इसके लिए पुलिस डंडे मार रही है, हम मार भी खा रहे हैं, रोटी भी नहीं है पेट में, और हम रो भी रहे हैं। तो और उन्होंने आने के बाद प्रण लिया है और नीतीश सरकार पे उंगली उठाई है कि अब हम बाहर नहीं जाएंगे, आप हमें हमारे राज्य में ही नौकरी दीजिए। बिल्कुल सही बोला उन्होंने, मैं भी उनसे बिल्कुल सही ताल्लुक रखती हूँ कि आप मैं अपने ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार जी से ये कहना चाहती हूँ कि आप इंडस्ट्रीज लगाते क्यों नहीं है? आपके पास दिक्कतें क्या है? आप क्यों बिहार में इंडस्ट्रीज नहीं लगा रहे? क्यों हमारे मजदूर जो है वो बाहर जाए काम करने के लिए? अगर वो बाहर उनको जाना नहीं पड़ता तो ये परेशानी नहीं होती, कम से कम खाना तो मिलता उनको, यहाँ पे रहने को घर तो मिलती, छत तो होती सर के ऊपर। अभी क्या स्थिति है? बच्चा माँ को गोद में टांगे हुए जा रही है, माथे पे बोझा रख के जा रही है, बाप रो रहा है। आपने इतनी औरतों को मैंने रोता हुआ नहीं देखा होगा जितने मैंने आदमियों को, मजदूरों को, भाइयों को रोते हुए देखा है। क्या आप लोगों को ये सब दिख नहीं रहा है? अब आप लिस्ट मांग रहे हैं कि हमें लिस्ट भेजिए। क्यों? जब आपको ये पता चल गया कि वहां से लौटने के बाद हमारे गरीब भाइयों ने कह दिया, मजदूरों ने, कि हम बाहर काम करने नहीं जाएंगे। अब लो अपनी इंडस्ट्री और ठेंगा लेके बैठो, क्योंकि अब आपके तो ये लोग जाएंगे नहीं। अब आपकी इंडस्ट्री चलाएगा कौन? कौन चलाएगा? ये मजदूर भाई चलाते थे ना, हमारे गरीब मजदूर भाई, जिनको कि आपने इंडस्ट्रीज बंद करके एकदम कह दिया कि चले जाओ, अब ठेंगा लेके बैठो। क्या करोगे? इंडस्ट्रीज खड़ा करके अब क्या डांस करोगे? कोई फायदा नहीं। इसीलिए मैं राज्य सरकार से ये कहना चाहती हूँ कि आप हमारे बिहार की वासियों को, मजदूर भाइयों को कम क्यों आंकते हैं? हम किस तरीके से कम हैं? आपने क्यों हमारे यहाँ पे इंडस्ट्रीज नहीं लगाई हैं, जिसकी वजह से हमारे लोगों को बाहर काम करना जाना पड़ रहा है? क्यों जाना पड़ रहा है? आखिर आप बिहार में इंडस्ट्रीज लगाएं, आप बिहार की ग्रोथ करवाएं, क्यों हमारे लोग जाएंगे बाहर? और केंद्र सरकार से मैं ये बोलना चाहती हूँ कि मनरेगा के तहत, ठीक है, आप ये सुनिश्चित कीजिए कि इन लोगों को कम से कम 200 दिन की इन लोगों की नौकरियां हो। और एक सबसे जो अहम बात है वो ये कि ये जो जनधन खाते में आपने 500 रुपए डाले हैं, मैं केंद्र सरकार से ये बात बोलना चाहती हूँ, राज्य सरकार से भी, कि 500 रुपए में आप कितने दिन चला लेंगे अपनी फैमिली? मुझे बताएं जरा। आप जो ये सोच रहे हैं कि आपने इन लोगों को 500 रुपए देके इनके ऊपर बहुत बड़ा उपकार कर दिया है, और उसके लिए भी 4 बार बटन दबाओ, मोबाइल ये करो, ये लिंक, वो लिंक, ये भरो, ये फॉर्म भरो, तब जाके वो 500 रुपए मिलता है। तो मुझे बताइए कि मैं राज्य सरकार से पूछना चाहती हूँ, साथ ही साथ केंद्र सरकार से पूछना चाहती हूँ, जितने भी बड़े नेता हैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि 500 रुपए में आप अपने घर का कितने दिन तक चला सकते हैं खर्चा? मुझे बताइए। अगर आप अपने घर का खर्चा 500 रुपए में 2 दिन 3 दिन भी नहीं चला सकते, तो आप ये कैसे उम्मीद रखते हैं कि एक मजदूर, गरीब मजदूर, हो सकता है किसी की माँ बीमार हो, किसी की पत्नी गर्भवती हो, किसी को बच्चा होने वाला हो, या किसी को बच्चा हुआ हो, और या उनके 4-5 छोटे छोटे बच्चे हो, वो कैसे खाना खिलाएंगे? बूढ़े माँ बाप हो, बड़ा परिवार है। 500 रुपए में क्या होता है? ये आपने सोचा कि 500 रुपए देके आपने बहुत बड़ा काम कर दिया है? अगर आप देना ही चाहते हैं तो जनधन खाते में कम से कम 10,000 रुपए हर मंथ, कम से कम अभी से लेके 3 से 4 महीने तक आप दिलवाएं, तभी हमारे गरीब मजदूर भाइयों की दिक्कतें कम होंगी। ये जनधन खाते में ये जो 500 रुपए डलवा के आप जो ये उल्लू बना रहे हैं ना, ये उल्लू बनाना बंद कीजिए। मैं तो सीधा बोलना चाह रही हूँ केंद्र सरकार से और राज्य सरकार से कि मुझे आप बताइए कि आप अपने घर का खर्चा 500 रुपए में कितने दिन चला सकते हैं? अगर आप नहीं चला सकते तो आप ये कैसे सोच सकते हैं कि आकस्मिक बीमारी अगर हुई हो, या गर्भवती हो उन मजदूरों भाइयों की पत्नी, या कोई और दिक्कतें आई हो, तो किस तरीके से वो 500 रुपए में क्या क्या करेंगे? खाना भी खाएंगे,
बीमारी के इलाज भी कराएंगे, घर का खर्चा भी चलाएंगे, और क्या आपको क्या लगता है कि कोई व्यवसाय भी खड़ा कर लेंगे? ये जो छोटे छोटे दुकानदार हैं, जो मध्यम वर्ग है, जो गरीब है, मजदूर है, ये लोग किस तरीके से अपनी जिंदगी को बिताएंगे? आप करना क्या चाह रहे हैं, ये क्लियर कीजिए। बीइंग अ सिटीजन, ये मेरा हक है, मुझे बताइए आप लोग करना क्या चाह रहे हैं, क्या करना चाहते हैं आप? और जो अंधभक्त हैं या जिनको है कि पता नहीं क्या सोचते रहते हैं, उनके लिए तो मैं यही कहना चाहूंगी, अधूरा है तू तो समृद्ध हूं मैं, जो लोभी है तू तो बुद्ध हूं मैं, जो चली जो तू तो राह हूं मैं, बना है तू तो फना हूं मैं, माता हूं मैं, पिता हूं मैं, कुरान हूं मैं, गीता हूं मैं, सुहाना हूं, भयानक हूं, ईसा मसीह हूं, गुरु नानक हूं। मैं यही बोलना चाहती हूँ कि अभी भी आप लोग पहचानिए इन चीज़ों को, और आप जनधन खाते में, मैं केंद्र सरकार से यही बोलना चाहती हूँ कि कम से कम 10,000 रुपये इनके खाते में डलवाइए, ताकि सुखी से अपने जीवन को व्यापन कर सके और इस महामारी की स्थिति में अपने और अपने घर की खर्चों का यह कर सके। वरना कल को बहुत बड़ी गरीबी और क्राइम से भरा आपको ये दिखेगा ये इंडिया हमारा। मैं नहीं चाहती कि जिस तरीके से आज चाइना उठ करके आंखें हमें दिखा रहा है, पहले आपके अंदर के जो ये गृह युद्ध है उसको आप बंद कराएं, वरना ये गृह युद्ध की स्थिति जो आपने पैदा की है ये खत्म होने वाली नहीं है। इसीलिए पहले हमारे गरीब मजदूर भाइयों के लिए भी सोचे। ये 500 रुपए का ये जो आपने ये जो दिखाया है ना, ये बिल्कुल फालतू है, इससे कुछ नहीं होगा। मेरा फिर वही सवाल है कि 500 रुपए में अगर आप अपने घर का खर्चा 2 दिन में चला सकते, तो आप ये उम्मीद कैसे रखते हैं कि उस 500 रुपए में ये पूरे महीने अपना खर्चा चलाएंगे? सरकार इसलिए नहीं होती। आप हमारे गार्जियन अगर है तो गार्जियन का ये जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने बच्चों को पेट भर के खाना खिलाएं और उनको सुखी जीवन दें। ये आपका धर्म है, आपकी जिम्मेदारी है, आप कोई एहसान नहीं कर रहे। जय हिंद।